इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। श्रोताओं, कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और कार्यक्रम में अब बात करते हैं आज की सामयिक चर्चा की। और आज की हमारी सामयिक चर्चा का विषय है मूंग उड़द की खेती। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे खेतों में हमने रबी की फसल काट ली है, या बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जिनकी थोड़ी बहुत कुछ फसल बच गई होगी, तो वो भी कटाई में लगे हुए हैं। और इसके बाद बात आती है कि हम जायद के ऋतु में, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में हम कौन सी फसल लगाएं। तो मूंग और उड़द जो सबसे अच्छी फसल मानी जाती है और निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों के लिए काफी लाभदायक भी होती है। तो हम इस समय में, यानी भी हाल फिलहाल के समय की बात करें, 19 तारीख मार्च में चल रहे हैं और 19-20 तारीख में ये समय काफी अच्छा है कि इस समय हम मूंग और उड़द की बुआई कर सकते हैं। अगर हम मूंग और उड़द की बुआई करते हैं तो देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र ने बहुत सारी ऐसी वैरायटीज बनाई हैं जो 60 दिन से लेकर 90 दिन, 85 दिन की फसलें होती है। और ये फसल काफी अच्छी मानी जाती है क्योंकि मानसून के आने के पहले पहले हमारी फसल पककर तैयार हो जाएगी। आज अगर हम 20 मार्च की बात करें और अगर हमने सबसे लंबी अवधि की फसल 85 दिनों की फसल भी लगा दी तो हम 5 जून के आसपास अपनी फसलों की कटाई कर लेंगे। और अगर हमारे क्षेत्र की हम बात करें तो हमारे क्षेत्र में मानसून की दस्तक 7 जून को मानी जाती है। तो ये काफी अच्छा समय है। इस समय हम अपने खेतों में जायद की फसलों में मूंग और उड़द का चुनाव कर सकते हैं। देखिए, ये तो बात हुई फसलों के चुनाव की। फसलों के चुनाव के साथ साथ हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो ये आती है कि हमारे खेतों में पानी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। यानी अगर हम मूंग और उड़द की खेती कर रहे हैं तो हमें कम से कम 2 से 3 पानी की व्यवस्था करके रख लेनी चाहिए। दूसरी चीज ये आती है कि अगर किसी किसान भाई के पास थोड़े पानी की कम मात्रा भी है तो वो स्प्रिंकलर का उपयोग करके भी जायद की फसल में मूंग और उड़द की बोनी कर सकते हैं। ये तो चीज हो गई पानी की उपलब्धता की। इसके बाद एक बात आती है कि बहुत सारे हमारे किसान भाई ऐसे हैं कि जो थोड़ा सा देरी कर देते हैं और देरी करने के बाद उनका मानना ये होता है कि हम रसायनों का उपयोग करके मूंग और उड़द की खेती कर लेंगे। तो ये हमें कदापि नहीं करना है, यानी ये कतई ना करें। क्योंकि देखिए, इसका तो दोहरा कारण है। पहला ये कि हम जिन रसायनों का उपयोग करते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक हैं। इसके साथ साथ अगर हम रसायनों का अधिक उपयोग करते हैं तो हमारी मृदा का स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। तो हमें जो है फसलों का अगर चुनाव करना है, हम थोड़ी सी अगर देर भी हो जाती है तो हम 60 दिन वाली फसल का चुनाव कर लें। इससे हमारी फसल भी हो जाएगी और हमें रसायनों का उपयोग भी नहीं करना होगा। इसके अलावा जो है हम कई सारी ऐसी वैरायटीज का चुनाव कर सकते हैं जो कम से लेकर लंबी अवधि तक है। अगर हमारे पास समय है तो हम कम अवधि वाली फसल लगा सकते हैं, अगर हमारे पास समय नहीं है तो हम लंबी अवधि का फसल लगा सकते हैं। इसके अलावा जब भी हम किसी फसल की बोनी करें तो उस समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें बीजों उपचार अवश्य करना है। देखिए, अगर हम बीजोपचार नहीं करते हैं तो बीज जनित रोग लगने का खतरा होता है और जब हमारी फसलों में बीज जनित रोग लगेंगे तो उससे रोकथाम के लिए हमें कहीं ना कहीं रसायनों के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा। तो इसीलिए कोशिश करें कि जब भी हम किसी भी फसल की बुआई करें तो उस समय में हमें यह करना है कि हमें बीजों उपचार करने के उपरांत ही उस फसल की बुआई करनी है। इसके अलावा हमने आपको सिंचाई व्यवस्था बता ही दी कि अगर हमारे पास कम पानी की व्यवस्था है तो हम स्प्रिंकलर का उपयोग कर सकते हैं।
खाद और उर्वरक का हमें समुचित उपयोग करना है। देखिए, खाद और उर्वरक यानी कि अगर हम जैविक खाद का उपयोग कर रहे हैं या फिर रासायनिक उर्वरक का उपयोग कर रहे हैं तो उसे उतनी ही मात्रा में उपयोग करें जितनी अनुशंसा की जाती है। यानी कि मूंग और उड़द के लिए जितनी खाद की आवश्यकता है उतनी ही डालें, क्योंकि कई बार देखने में यह आता है कि किसान भाइयों का मानना यह होता है कि अधिक खाद डालने से हमारी फसल ज्यादा अच्छी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितनी संस्तुति मात्रा है उतनी ही मात्रा की खाद का उपयोग करें। इसके अलावा जब भी हम किसी फसल को लगाते हैं तो हम ये मानते हैं कि निंदाई गुड़ाई उस फसल के लिए काफी लाभदायक होती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम मूंग और उड़द की फसल लगा रहे हैं तो पहली बार कम से कम उसमें निंदाई गुड़ाई करें, जिससे खरपतवार जो है वो भी निकल जाएंगे और जो हमारी फसल है उसकी जड़ें भी खुल जाएगी, जिसमें हवा लगने से उनकी जो फसलें हैं और फसलों के साथ साथ जो पौधे हैं वो काफी अच्छे बनेंगे। शुरुआती अवस्था में हमें जैविक उपचार बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम शुरुआती अवस्था में जैविक उपचार बनाकर रख लेते हैं तो जब हम अपनी फसलों की सतत निगरानी करते हैं उस समय हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे फसलों में कीट लग रहे हैं या फिर उसमें कोई रोग आ रहा है। तो इस शुरुआती अवस्था में हम जैविक उपचारों का उपयोग करके अपनी फसलों को उन कीटों से या उन रोगों से हम बचा सकते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी चीज यह है कि हमें अपनी फसलों की सतत निगरानी करनी है, यानी कोशिश करें कि कम से कम, मतलब कि अगर हमने फसल लगा कर रखी हुई है तो हम रोज तो नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन कम से कम 2 या 3 दिन में एक बार पूरी फसल का निरीक्षण अवश्य करें, जिससे उसमें लगने वाली जो भी समस्याएं हैं वो हमें शुरुआती दौर में ही पता चल जाएगी। जिससे ये होगा कि उसकी जो निजात पाने के इंतजाम है वो हम शुरुआती अवस्था में ही अपनाएंगे, जिससे हमें रसायनों की ओर अधिक नहीं जाना पड़ेगा। दूसरी चीज ये आती है कि जब बहुत ही अधिक किसी कीट का या फिर जो रोग है उसका प्रकोप हो जाता है, उसी समय हमें रसायनों की ओर जाना है। इस बात को हम अपने जहन में बिठा लें तो ये काफी अच्छी चीज होगी। क्रांतिक अवस्था में हमें सिंचाई करना है, क्योंकि जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनका ये मानना है कि क्रांतिक अवस्था में जब हम फसलों की सिंचाई करते हैं तो वो सिंचाई उस फसलों के लिए काफी अच्छी होती है और उसकी बढ़वार में भी सहयोगी होती है। क्रांतिक अवस्था को हम बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। हम देखें कि हमारे फसलों के आसपास की जो मिट्टी है वो अगर हमें सूखी हुई या फटी हुई दिख रही है, यानी कि वो क्रांतिक अवस्था आ गई है। दूसरी चीज ये है कि मिट्टी को उठाकर देख लें, हाथ में उसको दबा कर देखें, अगर वो लड्डू की शक्ल की आकार ले रहा है तो इसका मतलब है कि मिट्टी अभी गीली है, लेकिन अगर वो लड्डू टूट जा रहा है इसका मतलब है कि मिट्टी सूख चुकी है, हमें अब सिंचाई कर देनी चाहिए। इसके अलावा कई बार हमारे जो किसान भाई हैं वो लंबी अवधि की फसल लगा देते हैं, लेकिन जो बुआई करने उसमें लेट हो जाते हैं और फिर आखिर में जाकर वो ये करते हैं कि फसलों को सुखाने के लिए रसायनों का उपयोग करते हैं। तो ये कतई ना करें। हमारा आपसे निवेदन है कि जितना हो सके जैविक विधि की ओर जाएं, जिससे हमारी फसल भी काफी अच्छी बनेगी, उसके साथ साथ जो निकलने वाली उपज है उसके बाजार मूल्य भी काफी अच्छे होंगे, उसके साथ साथ वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होगा। इन सब बातों के साथ साथ हमें एक बात का खास ध्यान रखना है, वो है फसल निकलने के उपरांत, यानी जब भी हमारी फसल निकल जाती है उसके उपरांत उसके भंडारण की जो व्यवस्था है उसको हमें अभी से अपना कर रख लेनी चाहिए। यानी हमें किन बारदानों में भरना है या कौन सी जगह पर उसको भंडारित करना है, इन सब व्यवस्थाओं का इंतजाम अगर हम अभी से करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी फसल भी अच्छी होगी और मानसून आने के पहले हम अपनी फसलों को भंडारित भी कर पाएंगे। तो कुल मिला के अगर अभी के समय में हम जायद की फसलों में मूंग और उड़द का चुनाव करते हैं तो ये हमारे लिए काफी फायदेमंद होगी। श्रोताओं, ये तो हुई मूंग और उड़द की बात। कार्यक्रम में अब समय है मनोरंजन का, तो आइए आपको सुनवाते हैं ये लोकगीत।
खोल माई हृदय का ताला, ज्ञान मोह सुध बुध दे ज्वाला। हृदय का ताला, ज्ञान मोह सुध बुध दे ज्वाला। मैं निस दिन धरता ध्यान, ज्ञान मोह सुध बुध दे ज्वाला। मैं निस दिन धरता ध्यान, ज्ञान मोह सुध बुध दे ज्वाला। और कर सोलहा सिंगार, बांधे हथियार, ये गठनकारी ते गठनकारी। मदरा पी कर करिए युद्ध की तैयारी। 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 तेरे संग में 52 वीर बंधावे धीर, योगनी सारी। तेने नौ दुर्गा लई संग कोप ललकारी। चल के आई पलक में वो महिषासुर के दल में। आई पलक में वो महिषासुर के दल में। वो बड़ा वीर था बाल में, कुछ लावे नहीं अकल में। बड़ा वीर बाल में, कुछ लावे नहीं अकल में। वो बड़ा वीर था बाल में, कुछ लावे नहीं अकल में। वो बड़ा वीर शीश जहाँ जड़े बूंदना पड़े। असुर हन पृथ्वी पे डाला, ज्ञान मोह सुध बुध दे ज्वाला। पृथ्वी पे डाला, ज्ञान मोह सुध बुध दे ज्वाला। मैं निस दिन धरता ध्यान, ज्ञान मोह सुध बुध दे ज्वाला। मैं निस दिन धरता ध्यान, ज्ञान मोह सुध बुध दे ज्वाला। मैं निस दिन धरता ध्यान, ज्ञान मोह सुध बुध दे ज्वाला। मैं निस दिन धरता ध्यान, ज्ञान मोह सुध बुध दे ज्वाला। सुर रहे गगन में छाए, रहे हर्षाए, फूल बरसाए। सब करे आरती संत राम गुण गाए। 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 रणजीत लौट घर आई, सब देवन के मन भाई। रणजीत लौट घर आई, सब देवन के मन भाई। तेरी कालक करो बड़ाई, दे दर्शन ज्वाला माई। तेरी कालक करो बड़ाई, दे दर्शन ज्वाला माई। और 8 दीप 9 खंड कला पर चंड राख लो पंड, करो माई जग का प्रतिपाला। ज्ञान मोह सुध बुध दे ज्वाला। ज्ञान मोह सुध बुध दे ज्वाला। मैं नित दिन धरता ध्यान, ज्ञान मोह सुध बुध दे ज्वाला। मैं नित दिन धरता ध्यान, ज्ञान मोह सुध बुध दे ज्वाला। श्रोताओं, अभी हमने सुना ये मधुर लोकगीत पन्नालाल गुजेले और साथियों के स्वर में। कार्यक्रम में अब समय है आज की भेंटवार्ता का, तो आइए आपको सुनवाते हैं ये बातचीत, जिसमें हम जानेंगे डॉक्टर मेघा दुबे जी से कि जायद की फसल के साथ साथ अगर हमारे किसान भाई जायद की फसल नहीं ले रहे हैं तो मिट्टी के स्वास्थ्य की देखभाल हम किस प्रकार से कर सकते हैं। इस विषय पर हमने बातचीत की है, तो आइए सुने ये बातचीत। श्रोताओं, आज हम आए हुए हैं कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल बाजार और हमारे साथ हैं डॉक्टर मेघा दुबे जी। तो आइए जानते हैं इनसे कृषि से संबंधित कुछ बातें। सबसे पहले मैम नमस्कार। नमस्कार। आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि अभी हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो कौन कौन से काम करना चाहिए जो आगे आने वाले समय में उनकी खेती के लिए हितकारी हो। अभी हमारे जो किसान भाई गर्मी की यानी जो मूंग की फसल नहीं लेते हैं, उन किसान भाइयों के खेत खाली हो चुके हैं।
तो उन्हें ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करना चाहिए, ताकि जो उनकी मिट्टी है उसमें जितने भी कीड़े, जो जिनके अंडे और जिनके लार्वा मिट्टी के अंदर आ जाते हैं, कीड़े बीमारियां जो पनपने लगती हैं मिट्टी में, तो उनका वो जैसे ही गर्मी की गहरी जुताई की जाती है तो इन सभी जो कीट है, इनके जो प्यूपल स्टेज होती है, प्यूपा जो होता है, वो गर्मी की जुताई करने से मिट्टी में ऊपर आ जाते हैं और जो पक्षी है वो इन्हें खा के नष्ट कर देते हैं। तो ये हमारी जमीन की उर्वरक शक्ति को भी बढ़ाता है, उसमें बीमारियों को भी बहुत ज्यादा हद तक कंट्रोल करने में मदद करता है। और गर्मी की गहरी जुताई कर देने से बहुत तरह के जो हमारे खरपतवारों के बीज जो होते हैं वो बहुत तरीके अच्छे से नष्ट हो जाते हैं। तो हमें गर्मी की, अगर हम फसल नहीं ले रहे हैं, मूंग की फसल नहीं ले रहे हैं, तो किसान भाइयों को ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई अवश्य करना चाहिए। मैम, इसमें बीच में एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि गहरी जुताई की जो हमने बात कही, इसमें हमारे कई सारे किसान भाई ऐसे हैं जिनकी ये भ्रांति है कि जो गहरी जुताई करने से ऊपर हमने जो उर्वरक डाले हुए हैं, उसके अलावा जो पोषक तत्व डाले हुए हैं, गहरी जुताई करने से ये अंदर चले जाते हैं। तो क्या इससे हमारे किसान भाइयों को फायदे हैं? पोषक तत्व अंदर नहीं जाते हैं। जैसे आप किसी भी उर्वरक की बात करें, जब हम यूरिया, डीएपी, किसी भी तरह का उर्वरक उपयोग करते हैं तो वो हम अगर 100 किलो डालते हैं तो आपका 60 से 70% पौधा ही अपने आप में अवशोषित कर लेता है, और जो बाकी का 40% है, 30-40%, वो मिट्टी के कणों में जाके चिपक जाता है। लेकिन गर्मी की गहरी जुताई करने से आपके जो ये पोषक तत्व हैं वो मिट्टी में कहीं भी इधर उधर नहीं जाते हैं, आने वाली जो दूसरी फसल है वो उसको उपलब्ध हो जाते हैं। क्या होता है, जब हम कभी भी कोई हम रसायन का उपयोग करते हैं तो वो रसायन पूरी तरीके से मिट्टी से नष्ट नहीं होता, कुछ उसका अंश मिट्टी में बच जाता है। उसी प्रकार से जब हम कोई उर्वरक का उपयोग करते हैं तो वो उर्वरक पूरी तरीके से मिट्टी से समाप्त नहीं होता, उसके जो अंश होते हैं वो मिट्टी के कणों के ऊपर फिक्स हो जाते हैं, जिसमें जो हमारे बहुत सारे बैक्टीरिया और फंगस है, इन्हीं फिक्स जो आपके एलिमेंट्स हैं, जो उर्वरक हैं, उनको उपलब्ध कराने में पौधों को मदद करते हैं। तो ये गहरी जुताई करने से उनमें किसी प्रकार का कोई दुष्परिणाम नहीं आता। एक सवाल और पूछना चाहेंगे इसमें, जो गहरी जुताई की बात हुई है तो हम कितनी गहरी जुताई कर सकते हैं इसमें? गहरी जुताई जो हमारे पास में जैसे प्लाऊ वगैरह है, प्लाऊ के द्वारा आप गहरी जुताई करें, हमारी जो उपजाऊ मिट्टी होती है लगभग आपकी 1 मीटर की जो गहराई है, उस 1 मीटर की गहराई में ऊपर की 30 से 60 सेंटीमीटर तक की जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ मिट्टी होती है। 60 सेंटीमीटर से जब हम नीचे जाते हैं तो हमारी हर किसी भी खेत की जमीन में पत्थर निकलना शुरू हो जाता है। तो हमें जुताई उतनी ही करना चाहिए जैसे 30 सेंटीमीटर गहराई तक करें, ज्यादा से ज्यादा 60 सेंटीमीटर, उससे ज्यादा गहरा जुताई करने की आवश्यकता नहीं होती है। कई बार हमारे किसान भाई जो हैं वो प्लाऊ का इस्तेमाल करते हैं, जो मानकर चलिए कम से कम 1 से 1.5 फीट गहरी जुताई तक चला जाता है। तो क्या ये हमारे किसान भाइयों के लिए फायदेमंद है? 3 साल में एक बार गहरी जुताई की अनुशंसा की जाती है। हर वर्ष किसानों को गहरी जुताई नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी जो भी उपजाऊ मिट्टी है, जब आप जुताई करते हैं तो जुताई करने से क्या होता है, मिट्टी ऊपर नीचे हो जाती है। तो हमारी जो भी मृदा है, नीचे की जो मिट्टी होती है, उसमें जो उर्वरक हैं वो जब हम जुताई करते हैं तो वो ऊपर आ जाते हैं, और ऊपर के जो मिट्टी है जिसके उर्वरक पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं, जिसके पोषक तत्व खत्म हो चुके हैं, वो नीचे चली जाती है। तो ये एक तरीके से मिट्टी ऊपर नीचे करने का एक तरीका है कि हमारे जो भी हम आने वाली फसल लेने वाले हैं उसको पोषक तत्व भी मिल सके। और मिट्टी की जो गहरी जुताई करने से क्या होता है, ये पूरी तरीके से नरम हो जाती है, तो हम आने वाली जब कोई फसल लेते हैं तो उस फसल को, उसके बीजों को पनपने के लिए अच्छे से जगह मिल पाती। मैम, इसमें एक चीज और बताइए कि जो हमारे कई सारे किसान भाई हैं वो जुताई करने से पूर्व जो बची हुई नरवाई होती है, जैसे अगर अभी हमने रबी की फसल ली है तो इसमें गेहूं की जो नरवाई है उसको जला देते हैं, तो किस हद तक ये हमारे किसान भाइयों के लिए फायदेमंद है? और जो नरवाई होती है, कई बार हम अनुशंसा भी करते हैं कि उसको न जलाना चाहिए, तो इससे क्या फायदे हैं? नरवाही को तो बिल्कुल भी नहीं जलाना चाहिए। उसको अगर आपको मैनेज करना है तो उसके लिए बहुत सारे आपके पास में विकल्प हैं। जैसे कि अभी आपके पास में नरवाही को आप जलाने की जगह उसको डिकम्पोज भी कर सकते हैं, जिसके लिए बायोडाइजेस्टर नाम की एक दवा आती है, उसको आप नरवाही के ऊपर आप डाल दें और आपके खेत में नमी मेंटेन कर दें या स्प्रिंकलर के द्वारा, तो वो पूरी तरीके से नरवाही को डिकम्पोज कर देती है, पर वो थोड़ा सा समय लेता है। अब जैसे ही गेहूं की कटाई के बाद में आपके पास में जो फसल के अवशेष बचते हैं, उन अवशेषों को आप पहले तो जो भूसा वगैरह जो बनाते हैं किसान, वो अपने खेतों में भूसा बनवा लेते हैं, तो वो बहुत सारे जो अवशेष है वो भूसे में चले जाते हैं। लेकिन जो नीचे का जो भाग है जो नष्ट नहीं हो पाता, तो जिन किसान
किसान भाइयों को गर्मी की अगर फसल लेनी है, मूंग की फसल अगर की हम बात करें, तो उन्हें हैप्पी सीडर सीड ड्रिल मशीन का उपयोग करना चाहिए। नरवाही को जलाना नहीं चाहिए। कई किसान क्या करते हैं, मूंग की फसल लेने के लिए नरवाही को जला देते हैं और उसके बाद में मूंग की बोनी करते हैं और पीछे से वो पानी जो बहा कर दिया जाता है पानी, वो पानी दे देते हैं या स्प्रिंकलर लगा देते हैं। तो जब आप नरवाही जलाएंगे, नरवाही जलाने से क्या होता है, वो एक तरीके से लकड़ी है जो हम जला रहे हैं। लकड़ी जलती है, वो कोयले का रूप ले लेती है, पूरे खेतों में कालापन आ जाता है। पूरा जो ऑर्गेनिक कार्बन है आपके खेतों का, वो इसी नरवाही से पनपता है, जैसे बनता है, और वो पूरा ऑर्गेनिक कार्बन आपका कोयले में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपने जब अपने पूरे खेत में कोयला इकट्ठा कर लिया, तो उस कोयले में जो आने वाली आपने फसल ली मूंग की, तो वो भी अच्छे से अंकुरण उसमें नहीं आता और उसमें बहुत अलग अलग तरह के कीड़े और बीमारियों की समस्या आने लगती है। तो नरवाही जलाने से पहली चीज, आपके खेतों में कार्बन इकट्ठा होता है, जो कि कोयला है वो इकट्ठा होने लगता है। आपकी जो फसल है उसका अंकुरण घट जाता है, उसमें बहुत सारे कीड़े बीमारियां आने लगते हैं और आपकी मिट्टी में जो ऑर्गेनिक कार्बन आने वाला था, यानी फसल के अवशेष जब मिट्टी में डिकम्पोज होते हैं, जब गलते हैं, तो वो मिट्टी में ऑर्गेनिक तत्वों को बढ़ाते हैं। आज हमारे जो भी हम खेतों की मिट्टियों की जांच करते हैं, उसमें हमें ये देखने को मिला ऑर्गेनिक कार्बन का जो परसेंटेज है वो 0.6%, 0.7 बहुत कम होता चला जा रहा है। और अगर ये इसी तरीके से होता रहा तो हमारे खेतों में ऑर्गेनिक कार्बन बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। हमारे खेतों की जो उपजाऊ शक्ति होती है ऑर्गेनिक कार्बन के कारण होती है, तो ये पूरी उपजाऊ शक्ति भी खेतों की नष्ट हो जाएगी। फिर आपके जो खेत है इस ऑर्गेनिक कार्बन के ना होने के कारण पूरी तरह से बंजर हो जाएंगे। तो ये आप अगर ये समझ लें कि अगर आप नरवाही इसी प्रकार से जलाते गए तो आपके खेतों में ऑर्गेनिक तत्व पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी अपने खेतों में गोबर की खाद भी डालना बंद कर दिया है, पूरी तरीके से हम रासायनिक खाद डाल रहे हैं। तो ऑर्गेनिक कार्बन का बहुत महत्व है, क्योंकि एक जो आप ऑर्गेनिक कार्बन डालते हैं वो ही यूरिया, डीएपी, एसएसपी जो भी आप उर्वरक उपयोग करते हैं उसको ग्रहण करने में मदद ऑर्गेनिक कार्बन ही करता है। अगर आप ऑर्गेनिक कार्बन नहीं अपने खेतों में बना के रखेंगे तो आप इन चीजों का उपयोग नहीं कर पाएंगे। आपकी मिट्टी जो है, जमीन की जो मिट्टी है, वो दिन ब दिन कठोर होती जा रही। पहले हमारे खेतों में जुताई हल से होती थी, धीरे धीरे करके ट्रैक्टर आए और अब इतना ज्यादा हॉर्स पावर हमको बढ़ाते जाना पड़ रहा है कि कितने हॉर्स पावर का ट्रैक्टर आप लेके आए कि आपकी मशीनें चल सके। तो वो हम क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हमने अपनी मिट्टी को कठोर बना दिया। तो उसको अगर हमें वापस नरम बनाना है कि सिर्फ एक देसी हल से या किसी भी एक सामान्य जो आपका सबसे छोटा ट्रैक्टर है उससे आप खेत को तैयार कर सके, जुताई कर सके और खेतों में किसान काम कर सके, उसके लिए बहुत आवश्यक है ऑर्गेनिक कार्बन को बचा के रखना। उसके लिए आपको नरवाही को जलाना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। अगर आपको फसल के अवशेषों को डिकम्पोज करना है तो उसके लिए बायोडाइजेस्टर दवाई का आप उपयोग करें। ये बायोडाइजेस्टर दवाई एक 20 रुपए की डिब्बी में भी मिलती है मार्केट में, उसको आपको घर में लेकर आना पड़ता है, ड्रम में तैयार करना पड़ता है, और नहीं तो 1 लीटर की बायोडाइजेस्टर दवाई भी मार्केट में मिलती है और हमारे जो कई कृषि विज्ञान केंद्र हैं उन पे भी वो मिलती है। आप उस दवाई का उपयोग करें और उससे आप फसल के अवशेषों को 30 से 40 दिन के अंदर अच्छी तरीके से सड़ाकर डिकम्पोज करके खाद बनाएं और अपने खेतों में उपयोग करें। हम इसमें एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि कई बार हमारे जो कृषि वैज्ञानिक है वो ये कहते हैं कि नरवाही को अगर हम खेत में मिलाते हैं तो इससे हमारी मिट्टी की जल ग्रहण क्षमता भी बढ़ती है, यानी जो सिंचाई हमें बार बार करनी पड़ती है उससे हमें कई हद तक छुटकारा मिल सकता है। तो इस बारे में कुछ बताइए। जैसे हम जब ये आपकी जो फसल के अवशेष हैं उनको जब हम मिट्टी में मिलाते हैं तो वो धीरे धीरे करके आपकी मिट्टी में जो उसकी कॉम्पैटिबिलिटी है, यानी जैसे आपकी अभी खेतों में क्या हो रहा है, इतना ज्यादा कठोरपन आ रहा है, यानी उसकी फिजिकल और केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज वो तीनों बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही हैं। तो हमें क्या करना है, जब हम ये जो हमारी फसल के अवशेष है इनको जब हम किसी भी इम्प्लीमेंट के द्वारा जैसे खेतों में मिला देते हैं तो उससे क्या होता है, मिट्टी में आपको पता है बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे बैक्टीरिया, फंगस, और मिट्टी के
जो मित्र जो हमारे किसानों के मित्र जो कीड़े हैं, जैसे कि आपके केचुआ हो गया, चींटी हो गई, ये सभी क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर एक आपने क्रिया देखी होगी, जब भी बरसात का पानी गिरता है तो जिस खेत में केचुए होते हैं उस खेत में पानी भरता नहीं है, वो मिट्टी में अब नीचे चला जाता है। तो ये केचुए तभी आपके खेतों में पनपेंगे जब आप अपने खेतों में जो भी कचरा है उस कचरे को आप खेतों में मिक्स कर देंगे। तो आपका जो मिट्टी का जो स्ट्रक्चर है एक तरीके से वो नरम होगा। जैसे ही मिट्टी के अंदर कोई पौधे के अवशेष हम डालते हैं तो गलने लगते हैं, उसका ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है, उसमें ह्यूमस का परसेंटेज बढ़ता है। तो ये जो ह्यूमस बढ़ता है इसके कारण बहुत सारे ह्यूमस यानी जो आपकी पत्तियां होती हैं वो बहुत सारे एसिड्स रिलीज करती हैं। तो ये ह्यूमिक एसिड बनता है और ह्यूमिक एसिड जब आपके खेतों की मिट्टी में जाता है ये उसको नरम कर देता है। और जैसे ही वो नरम होते हैं तो आपके मिट्टी के अंदर जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है उसको भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, यानी उसमें जो छेद की संख्या है, जैसे मिट्टी में आपने देखा होगा कि मैक्रो माइक्रोपोर्स होते हैं, बड़े और छोटे छेद होते हैं। ये छेद एक तरीके से पानी को ग्रहण करने में मदद करते हैं। जिस खेत में आप फसल को जला देते हैं उस खेत में आप अगर पानी दें तो वो पानी ऊपर ही रहता है सतह पे, लेकिन जिस खेत में आप नरवाही को या फसल के अवशेष को खेतों में मिक्स करते हैं उस खेत में जब भी आप पानी देंगे वो पूरा ग्रहण हो जाएगा, क्योंकि ये क्या करते हैं, इसके जो पौधे के जो अवशेष है पानी को ग्रहण करते हैं और वो गलने लगते हैं। जब ये धीरे 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 करके गलते हैं तो ये अपना पूरा मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं और आपकी मिट्टी की जो पोरोसिटी है उसको बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं। और सबसे ज्यादा आवश्यक है, अगर हम किसी फसल को ले रहे हैं तो उस फसल को पानी की आवश्यकता होगी, लेकिन ये जो आपके फसल के अवशेष है ये पानी को ग्रहण करके रखते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप किसी भी खेत में या कहीं पर भी घास का जो भूसा वगैरह है या घास का जो पैरा है, अपना गेहूं का पैरा है, उसको आप बिछा दीजिए, आप कितनी ही तेज गर्मी में क्यों ना जाए उस पैरे के नीचे आपको नमी अपने आप मिलेगी, भले आपने सिंचाई की हो या नहीं की हो। वो एक तरीका है मिट्टी में जो पानी है उसको होल्ड करके रखने का। जब हम ऊपर से ये पैरा बिछा देते हैं तो ये क्या करता है, ऊपर से जो धूप आती है उस धूप से भी पानी का वाष्पीकरण जो होता है उसको रोकता है और नीचे जो पानी है उसको मतलब ग्रहण करके रखता है, यानी बचा के रखता है। तो ये जो पैरा है एक तरीके से आपकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भूमि की बचाता है। और अभी आपको जैसा कि पता है कि धीरे धीरे करके बारिश का जो पानी है, बरसात, वो भी हमारे यहाँ पर धीरे धीरे करके कम होती जा रही है। तो कम पानी में हम किस तरीके से अच्छी फसल ले सके उसके लिए भी ये हमें फसलों के अवशेषों को बचा के रखना पड़ेगा। मैम, इतनी अमूल्य जानकारियां आपने हमारे किसान भाइयों तक पहुंचाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। श्रोताओं, अभी हमने सुनी ये जानकारी डॉक्टर मेघा दुबे जी से। निश्चित रूप से ये जानकारी हमारे किसान भाइयों के लिए काफी हितकारी होगी, काफी लाभप्रद होगी। अब श्रृंखला के अंतर्गत हम बात करते हैं खेती किसानी की। तो अभी हाल फिलहाल के समय में जो भी हमारे किसान भाई हैं, अगर जायद की फसलों का अपने खेतों में चुनाव नहीं कर रहे हैं, यानी कि जायद की फसल नहीं लगा रहे हैं, तो वो सबसे अच्छा काम ये कर सकते हैं कि जितने भी फसल अवशेष हैं उनका उपयोग करके जैविक खाद बना लें, जो हमारे खरीफ की फसलों के लिए काफी फायदेमंद होगी। और इस छोटी सी जानकारी के साथ संपन्न होता है हमारा आज का कार्यक्रम किसान वाणी। तो दीजिए अनुमति अपने रेडियो दोस्त तरुण मालवी को जय राम जी की जय जवान जय किसान। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।